सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में हम लोग आ गए हैं और आज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक नया टर्म कैटलिस्ट। हालांकि ये कैटलिस्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी, यहाँ पर भी कैटलिस्ट पढ़ेंगे और जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पढ़ेंगे और कैटलिस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। कैटलिस्ट कहते किसे हैं, क्या कैटलिस्ट है, जो पहले समझ लो फिर सब लिखवा देंगे। कैटलिस्ट वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है बट नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के समय में वो नहीं आता है, रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं तो अमोनिया के सिंथेसिस में नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेट हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट से कंबाइन कर अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, NH3 इन गैसियस स्टेट। इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा और यहाँ पर 3 डालना पड़ेगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है और अमोनिया प्रोडक्ट है। नॉर्मल कंडीशन में इनका जो अमोनिया में कन्वर्ट करने का रेट है वो स्लो होता है। इसके रेट को फास्ट करने के लिए यहाँ कैटलिस्ट के फॉर्म में हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आयरन यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है, कैटलिस्ट के रूप में। प्रोडक्ट में कहीं आयरन दिखाई नहीं देगा, ये कैटलिस्ट इसी तरीके से होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। अब थोड़ा सा और कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, लेकिन कुछ कैटलिस्ट वैसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने का काम करें। जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं उन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा जाता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने का काम करेंगे उन्हें निगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2, इसे हीट करोगे तो ये डिकम्पोज कर जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 2 डाल दो, यहाँ 2 डाल दो, ये इसमें कन्वर्ट कर गया। इसी को एक जगह पर और लिखते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये डिकम्पोज कर रहा है वाटर में और ऑक्सीजन। अब अगर प्लैटिनम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्लैटिनम इसके डिकम्पोजिशन के रेट को बढ़ा देगा, यानी हाइड्रोजन और वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो ये प्लैटिनम यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अगर वही प्लैटिनम की जगह पर आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ग्लिसरीन इनके डिकम्पोजिशन के रेट को कम कर देता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे उन्हें क्या कहा जाएगा, निगेटिव कैटलिस्ट। जैसे वी टीचर एक्ट एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। आप मेरे पास में पढ़ रहे हैं, हम आपको, हमारा पर्पस ये है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। अब उसके लिए बाकी जिस तरीके से जो समझ में आता है, कभी मोटिवेट करना है, कभी आपका मार्क्स कम आ रहा है तो उस कंडीशन में डांटना है, बेइज्जत करना है, ये सारा पार्ट जो है वो फाइनली रिजल्ट आता है कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है। जो नहीं बढ़ रहा है तो सामने वाला नाराज हो रहा है, तो हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक एक्टिविटी आपके लिए निगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है। जैसे अगर हम आपको अपनी तरफ से बोलें कि तुमको ये टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री में, तुम्हारी कॉपी हमारे ही क्लास में आने वाली है, तुम्हारी कॉपी हम ही चेक करेंगे, तो बताओ तो अब सामने वाले को जैसे ही लगेगा कि सर ही बोल रहे हैं कि इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है तुमको, तुम्हारा कॉपी मेरे ही पास में आएगा, जितना बोलोगे उतना मार्क्स हम दे देंगे, तो अब सामने वाला स्टूडेंट पढ़ेगा, वो तो रिलैक्स हो जाएगा। तो एज ए टीचर होते हुए भी हम आपके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की बजाय हमने क्या कर दिया, घटा दिया। जो आप बगैर मेरे भी जितना तुम पढ़ सकते थे, अब तुम मेरे यहाँ ज्वाइन होने के बाद में आप रिलैक्स हो गए कि अब तो पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मार्क्स दे देंगे या दूसरे सब्जेक्ट में भी दिलवा देंगे। तो वहाँ पर हम निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगे। तो फिर से कैटलिस्ट है क्या, तो कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन but not involved in the formation of product but not participate in the formation of product. कैटलिस्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करेगा उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन घटाने का काम करेगा उसे हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। अब इसी के बाद में एक और टर्म आता है प्रोमोटर और पॉइजन। कुछ एक वो एक्टिविटी या कुछ वो सब्सटेंस भी होते हैं जो कैटलिस्ट की इफिशिएंसी को घटाने या बढ़ाने का काम करते हैं।
जैसे हमने आपको समझाया कि हम कैटलिस्ट हैं, लेकिन मेरी इफिशिएंसी को घटाने और बढ़ाने का काम आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं। अगर आप भी मन लगा करके पढ़ रहे हैं, हम 2 क्वेश्चन दिए और आप बना करके आए हैं, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव पार्ट दिखाई दिया कि नहीं इसने तो सब बनाया है, सब लोग का आउटपुट जो है पॉजिटिव आ रहा है, हमें थोड़ा सा और इनको सपोर्ट करना है, थोड़ा और मोटिवेट करना है। अच्छा 2 क्वेश्चन क्या, अगली बार में 3 क्वेश्चन देते हैं, 4 क्वेश्चन देते हैं, अब ये आ रहा है तब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके देते हैं, यानी कि इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपका ये एक्टिविटी मेरे लिए प्रोमोटर के रूप में काम करेगा, यानी कि द सब्सटेंस विच इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ ए कैटलिस्ट इज कॉल्ड प्रोमोटर। और जो कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को घटाने का काम करता है उसे पॉइजन कहा जाता है। जैसे अगर मान लिया कि हम आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए कि आप बना करके लाना, 48 घंटे के बाद में आप मेरे यहाँ आ रहे हो, लेकिन वो 2 क्वेश्चन जो 5 मिनट लग रहा है आपको बनाने में, आप वो भी बना करके नहीं लाए, तब मेरे दिमाग में क्या लगेगा, अरे यार हम क्या प्लान करके रखे थे। बोले या ना बोले दिमाग में भी जरूर सवाल उठता है, हम प्लान करके रखे थे कि इसको और ज़्यादा ये बढ़ाना है, ये बताना है, और ये तो जो है वो 2 क्वेश्चन भी करके नहीं आया है। अब छोड़ो इसको, क्वेश्चन देने से क्या फ़ायदा, ये तो घर में बनाता ही नहीं है, जितना होगा वो यहीं पे लिखवा देंगे। तो आपका ये एक्टिविटी मेरी इफिशिएंसी को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब कोई भी आपका कॉपी देखेगा तो बताएगा अरे ये तो बिल्कुल शॉर्ट में चले गए जी, ये तो ये वाला पार्ट भी नहीं बताया, ये वाला पार्ट भी नहीं बताया, यानी कि मेरा परफॉर्मेंस वहाँ क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। ये मेरी इफिशिएंसी को घटाने का काम कर रहा है, तो ये पॉइजन के रूप में काम कर रहा है। तो समझ में आया कैटलिस्ट क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, निगेटिव कैटलिस्ट क्या है, प्रोमोटर क्या है और पॉइजन क्या है। प्रोमोटर और पॉइजन का एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे उसी अमोनिया का सिंथेसिस में, यानी कि नाइट्रोजन इन गैसेस स्टेट, हाइड्रोजन इन गैसेस स्टेट आयरन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन। अब इसके आयरन के इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिब्डेनम यूज कर देते हैं तो मॉलिब्डेनम यहाँ पे प्रोमोटर के रूप में काम करता है। लेकिन अगर इस मॉलिब्डेनम की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो, तब उस कंडीशन में ये किस रूप में काम करेगा, पॉइजन के रूप। यानी अगर आयरन के साथ में मॉलिब्डेनम यूज कर लिए तो मॉलिब्डेनम आयरन की इफिशिएंसी को बढ़ाएगा, यानी कि आयरन और ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन अगर आयरन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया तो आयरन का जो इफिशिएंसी है वो घट जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड किस रूप में काम करेगा, पॉइजन के रूप में काम करेगा। यानी इस जगह पर ये आपका मॉलिब्डेनम की क्या हो गया, प्रोमोटर, और अगर ये यूज किए गए तो ये किस रूप में काम करेगा, पॉइजन के। बोलो अब क्लियर है यहाँ तक। अब इतनी बात को पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट इज द केमिकल सब्सटेंस which affect the rate of reaction, which affect the rate of reaction, affect the rate of reaction, but not involve, but not involve in the formation of product, but not involve in the formation of product, in the formation of product, in the formation of product। अब ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या ये दिया हुआ है, ये अमोनिया बनाने के प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है। नोट कर लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। द कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट which increases the rate of reaction, the catalyst which increases the rate of reaction, increases the rate of reaction is called
positive catalyst is called positive catalyst. While the catalyst which decreases the rate of reaction, is called negative catalyst, Paragraph change. The decomposition of hydrogen peroxide results the formation of water and oxygen. In this reaction, platinum Pt can act as positive catalyst, while the presence of glycerine act as negative catalyst. क्लियर है पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब? अब उसका ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये पॉजिटिव के लिए हो गया और ये निगेटिव के लिए, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। इट इज फॉर पॉजिटिव कैटालिसिस और ये किसके लिए हो गया? निगेटिव कैटालिसिस। अंडर द हेडिंग ऑफ नोट लिखो, नोट में the chemical substance which increases the efficiency of a catalyst is called promoter, while the substance which decreases the efficiency of a catalyst is called poison. Paragraph change. In Haber's process, iron act as a catalyst. The presence of molybdenum का सिंबल हो गया कैपिटल M स्मॉल o. The presence of molybdenum act as a promoter
while 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 हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और CO कार्बन मोनोऑक्साइड H2S और CO act as a poison ये केमिकल इक्वेशन नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कैटलिस्ट क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, प्रोमोटर क्या है और पॉइजन क्या है, इतने सारे टर्म्स पढ़े हैं। अब इसके बाद में यहाँ ये देखो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस के बारे में बात करना है और यहाँ पर फिजिकल स्टेट को कंसिडर किया गया है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट के अनुसार से इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहा गया है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा कहा गया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस, होमो का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, यानी कि अगर सारे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट एक ही फेज में हो, सॉलिड है तो सब सॉलिड, लिक्विड है तो सब लिक्विड, गैस है तो सब गैस, तब उन्हें होमोजीनियस कहा जाएगा। हेट्रोजीनियस में कोई भी एक डिफर कर गया। हम एक ही एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराना है तो 2SO2 इट इज इन गैसेस स्टेट, O2 ये भी गैसेस स्टेट में है और ये ऑक्सीडाइड होकर कन्वर्ट कर रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड 2SO3 इन गैसेस स्टेट, और यहाँ पर कैटलिस्ट के फॉर्म में काम कर रहा है NO। तो यहाँ NO किस स्टेट में है, गैस। तो देखो तो इफ ऑल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, तीनों का तीनों किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में। तो ये एग्जाम्पल हो गया होमोजीनियस कैटालिसिस का। और अगर कोई डिफर कर गया, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लोग लें 2SO2 इन गैसेस स्टेट प्लस O2 इन गैसेस स्टेट, इट गिव 2SO3 इन गैसेस स्टेट, और यहाँ हम यूज कर रहे हैं G2O5 इन सॉलिड स्टेट। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये सॉलिड स्टेट में हो। तो बताओ ये होमोजीनियस हुआ या हेट्रोजीनियस हुआ? क्यों हेट्रोजीनियस हुआ? क्योंकि सब एक फेज में नहीं है। कैटलिस्ट यहाँ पर क्या हो गया, डिफर कर गया। अब अगर कंसेप्ट समझ में आया होगा तो जरा ये बताओ तो आप कि यहाँ ये जो हम लोग यूज किए हैं ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल है या हेट्रोजीनियस का? हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है, क्योंकि रिएक्टेंट गैस में है, प्रोडक्ट गैस में है, लेकिन कैटलिस्ट यहाँ किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। इफ ऑल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। इफ ऑल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर नॉट इन सेम फेज देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। तीनों में से कोई डिफर कर जाए तब उसे हेट्रोजीनियस कहा जाएगा। देखिए डेफिनेशन लिखवाते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस का। स्टेटमेंट लिखो, if all reactant product and catalyst are in same phase then it is called homogeneous catalysis. Then it is called homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis. Example ये नोट कर लो। If all the reactant product and catalyst are not in same phase, then it is called heterogeneous catalysis. Then it is called heterogeneous catalysis.
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एग्जाम्पल नोट कर लो यहाँ जो दिया। अब यहाँ स्क्रीन पर एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जरा सोचो आप, दो टर्म आ रहा है। पहले हेट्रोजीनियस का मतलब बताओ क्या हुआ, जहाँ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अलग अलग है, कोई भी डिफर कर रहा हो। मे भी हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम में हो लेकिन कैटलिस्ट क्या हो, अलग हो, तो भी वो हेट्रोजीनियस होगा। और एडजॉर्प्शन, ये भी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किए तो वहाँ पर आया था। यहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर डिपॉजिट होता है, उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए बोर्ड पर ध्यान से देखना, डायग्राम बनाते फिर स्टेटमेंट लिखवा देंगे। मान लें कि दो रिएक्टेंट है, ए इट इज इन गैसेस स्टेट एंड बी इट इज ऑल्सो इन गैसेस स्टेट, और इस जगह पर कैटलिस्ट है जो कि सॉलिड स्टेट में है। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ये बताता है कि कैटलिस्ट के सरफेस पर बहुत सारे फ्री वैलेंसीज होते हैं, इनका एक्टिव सरफेस एरिया होता है। यहाँ जो ये दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है, वो इनका फ्री वैलेंसीज है, यानी कि फ्री बॉन्ड बचा हुआ है कि आ करके कोई इनके साथ में जो जुड़ सके। यहाँ ए और बी किस रूप में काम कर रहा है, रिएक्टेंट के फॉर्म में। यहाँ ये रिएक्टेंट है और इस जगह पर ये किस रूप में काम कर रहा है, कैटलिस्ट के रूप में। यानी इस जगह हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से यह कैटलिस्ट इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करेगा। ए और बी दोनों गैस हैं, और गैस वैसे फॉर्म और स्टेट ऑफ मैटर को कहा जाता है जिनके मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए रह सकते हैं। ठीक है, तो जब तक ए और बी एक दूसरे के नज़दीक में नहीं आएंगे तब तक उनके रिएक्ट करने का चांसेस कम है। तो ये कैटलिस्ट काम क्या करता है, इन दोनों को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कराने का काम करता है। यानी कि यहां पर इनके सरफेस पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन। अब जैसे ही एडजॉर्प्शन हुआ तो देखो डायग्राम इनका कुछ इस तरीके से दिखेगा। इनके सरफेस पर आकर के ये जुड़ा, जहां पहले रैंडमली इधर उधर बिखरे हुए थे, मूव कर रहे थे, अब ए भी इनके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया और बी भी इनके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया, यानी एडजॉर्प्शन हुआ। अब इसके बाद में ए और बी जो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब जैसे ही इनके सरफेस पर आए तब ए भी यहीं पर है और बी भी यहीं पर है, यानी कि अब अगल बगल में ये दोनों आ गए। अब ये अपने एफिनिटी के अनुसार से, इंटरैक्शन के अनुसार से देखेगा कि हमारा स्टेबिलिटी इस कैटलिस्ट के साथ में ज़्यादा है या फिर बी के साथ में ज़्यादा होगा। अब इसको लगता है कि इसका इफिशियंसी इनके साथ में ज़्यादा है, बी के साथ में ज़्यादा है। अब अगले स्टेप में ये क्या करेगा, ये कैटलिस्ट है, यहाँ ये कैटलिस्ट है, इनके सरफेस पर ए और बी डिपॉजिट था, तो अब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हुआ है। ये बाकी का ये फ्री वैलेंसीज बचा हुआ है, ये यहाँ है। अब देखो यहाँ डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, यहाँ ए और बी के बीच में डॉट 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 का मतलब अब इनके बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ इनके वाले बॉन्ड का डॉट 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 का मतलब हुआ कि अब इनका क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, डिजॉर्प्शन हो रहा है। ऐसे भी याद करो ना, हम लोग एडजॉर्प्शन जब पढ़े थे तो वहाँ बताए थे कि अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो जैसे ही ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा ये एनर्जी रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी रिलीज करेगा वो पहले से बने हुए बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा, और अगले स्टेप में, फाइनल स्टेप में डिजॉर्प्शन होगा। ये कैटलिस्ट फिर जैसे था उसी स्टेज में ये वापस चला आया, ये ऐसे ही रह गया, और ए और बी जो अलग अलग थे अब ये ए बी के फॉर्म में हो गया, यानी कि किसका फॉर्मेशन कर लिया, प्रोडक्ट का। अब एक साथ में देखो क्लियर होगा, ए और बी अलग अलग रिएक्टेंट थे। एडजॉर्प्शन है थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अनुसार से इस सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर में ये गैसेस सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ, डिपॉजिट हुआ, इनके बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही नया बॉन्ड बना अब ये इनके सरफेस को छोड़ करके बाहर चला गया। अब ये कैटलिस्ट फ्री हुआ फिर दूसरे रिएक्टेंट को कैटालाइज करने का,
और सिंपल तरीके से समझो, आप में से कई वैसे दोस्त हो गए होंगे अब जो इनका 11th में इंटरेक्शन नहीं था, 10th कहीं अलग अलग जगह से किए होंगे, अलग अलग मोहल्ले में रहने वाले, लेकिन यहाँ पर दोस्ती हो गया। क्यों? क्योंकि हम कैटलिस्ट आपको एक जगह प्रोवाइड किए कि आइए और उसी जगह पर बेंच पर एक साथ में बैठिए। आज ही बैठे हैं, कल भी बैठे हैं, धीरे धीरे थोड़ी बात हुई कि तुम कहाँ रहते हो, हम कहाँ रहते हैं, इसके बाद में दोस्ती हो गया। अब ये दोस्ती जैसे ही हुआ, हमारा टाइम जो है वो दिसंबर आ रहा है, अब हमारे और आपके बीच का बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। हमारे और आपके बीच का बॉन्ड टूटेगा। ओकेजनली जब कभी लगेगा कि हाँ चलो सर से मिलने चलना है, पढ़ाए थे हमको, पहचानेंगे ही, तो आप आए, और हम भी जो है अगर टाइम है तो थोड़ा सा 2 मिनट आपसे बात करेंगे, उतना ही बात होगा। अभी जैसे ये 1.5 घंटा बात हो रहा है आपसे और हमारे बीच में, अब ये तो नहीं होगा। तो यानी कि हम आपको छोड़ दिए, लेकिन आप जो अलग अलग जगह से आए थे, अब आपके बीच में दोस्ती हुआ, तो वहां तो बॉन्ड बन गया ना। तो यानी कि ए और बी जो अलग था, हमारे यहाँ सेंटर पर आकर के आप जुड़े, जुड़ने के बाद में आप आपस में बॉन्ड बना लिए, और हमारे बॉन्ड को तोड़ करके क्या हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गए, और हम फिर रह गए वैसे ही। अब अगले साल फिर कोई नए रिएक्टेंट आएंगे, अब उनको फिर ऐड जॉब करेंगे अपने सरफेस पर, उनको फिर कैटेलाइज करेंगे, और यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। पिछले साल इस वक्त में कोई और स्टूडेंट था, इस साल आप लोग हैं, और मे भी अगले साल कोई और रह सकता है। लिखिए, इसके बारे में लिखवाते हैं। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस लिखो। इट स्टेट्स दैट a catalyst has free valencies. A catalyst has free valencies or active surface area on which adsorption of gaseous reactant take place. After adsorption, a reactant molecule come close to each other and form a new chemical bond between them and results the desorption after desorption the chemical substances comes out from the surface of catalyst in the form of product अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद में देखो, कैटलिस्ट का 2 टॉपिक और है।
एक है यहाँ पर एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, दूसरा है सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस, इसके बाद एंजाइम। इन दोनों को सुन लो तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्लास में एंजाइम बताएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो। अब यहाँ पर देख रहे हो एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। कैटलिस्ट का एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का मतलब क्या निकलता है? एक्टिविटी का मतलब हुआ कि कैटलिस्ट का काम क्या है। आप बताओ कैटलिस्ट का काम क्या है? इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। उसी को उस कैटलिस्ट का एक्टिविटी कहा जाता है। और कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को ही अफेक्ट नहीं करते हैं, ये भी डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। यानी अगर कैटलिस्ट को चेंज कर दिया गया तो प्रोडक्ट भी बदल जाता है। जैसे अगर हम लोग रिएक्टेंट के फॉर्म में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं और यहाँ पर निकेल काम कर रहा है कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो ये हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन करता है मीथेन का और हाइड्रोजन का, H2O का फॉर्मेशन करता है। वहीं अगर सेम रिएक्टेंट है और यहाँ पर कैटलिस्ट के फॉर्म में आप कॉपर यूज करते हो तो यहाँ ये बन जाता है अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ 4 और 2 कितना है 6, यहाँ 2 है तो इसको 3 से कर दिया। अब देखो तो ये बन गया। यहाँ पर ये देखो ये भी फॉर्म कर लिया है। दोनों जगह पर रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट अलग अलग हो गया। रीजन आइडेंटिफाई करो कि प्रोडक्ट क्यों अलग अलग हो गया, क्योंकि कैटलिस्ट दोनों का क्या है अलग अलग है। तो अब ध्यान में ये रखना है कि कैटलिस्ट नॉट ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट ऑल्सो डिसाइड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड इट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट आपको सिलेक्ट करके डाल देगा एक अलग कैटेगरी में कि हम ये कैटलिस्ट हैं तो आपको ये बना देंगे, हम ये कैटलिस्ट हैं तो आपको ये बना देंगे। और ये टीचिंग प्रोफेशन में भी मैटर करता है। एक टीचर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा सकता है और वही टीचर किसी एक सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट खतरनाक बना सकता है। जैसे अगर कोई समझाने वाले टीचर, कोई वैसे टीचर मिल गए जो उस कंटेंट को, उस टॉपिक को नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट ही खतरनाक है, ये सब्जेक्ट ही बुरा है और आपका वो सब्जेक्ट ही बन जाएगा, ठीक है, डिफिकल्ट। लेकिन वही कोई वैसे भी टीचर मिल जाएंगे जो कंटेंट को सिंप्लीफाई कर दिए, आपको डाइजेस्टेबल बना दिए, तो अब वो सब्जेक्ट आपके लिए जो वह आसान हो जाएगा, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट जग सकता है, यानी कि उसमें आप बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर, वो तो न्यूट्रल है, वो तो लिविंग है नहीं, वो तो बना हुआ है कंटेंट, लेकिन टफ है या आसान है ये कौन डिसाइड कर दिया? टीचर। अब ये आपकी किस्मत, खुशकिस्मती का हो या बदकिस्मती का हो कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से फैकल्टी मिले हैं आपको। अच्छे फैकल्टी मिले तो सब्जेक्ट आपके लिए बेटर हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में जो चाहिए रिक्वायरमेंट उस अनुसार से अगर फैकल्टी नहीं मिले तो बुरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। सिर्फ एक ही पर डिपेंड नहीं करता है। हम ये कर रहे हैं कैटलिस्ट कैन ऑल्सो डिसाइड, तो इसे कहा जाता है इसका सेलेक्टिविटी। और एक और बात कर लेते हैं हम लोग, सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। सेप नाम से ही पता चल रहा है, सेप यानी कि वो कैटालिसिस रिएक्शन जो रिएक्टेंट के सेप और पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, एंजाइम कैटालिसिस में भी बिल्कुल यही सिम्टम्स आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है और ये इसका एक्टिव सरफेस एरिया है। अब रिएक्टेंट में देखो यहां पर कौन कौन रिएक्टेंट है, ये R1 है और ये R2 है। आप बता सकते हो इस R1 और R2 दोनों में से कौन जो है वो कैटलिस्ट के साथ में कंबाइन कर सकता है? R2। यानी कि अब यहां पर R1 नहीं जुड़ेगा, इसके साथ में क्या जुड़ेगा? R2। और ये फिर जो है वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, इनके सरफेस से बाहर निकलेगा। ये एंजाइम कैटालिसिस में भी सेम डायग्राम ही बनाएंगे, ऐसे कर दूं और इसका ये पार्ट हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट कर गया? प्रोडक्ट में।
इसके एग्जाम्पल में आते हैं जियोलाइट। जियोलाइट का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और हनीकॉम्ब समझ रहे हो ना, हेक्सागोनल मधुमक्खी का जो छत्ता होता है। ये कहता है कि जियोलाइट्स सिर्फ वही कैटलिस्ट को कैटेलाइज कर सकता है विच कैन फिट ऑन देयर एक्टिव साइट, जो उसके एक्टिव साइट पर फिट बैठ सकता है। जो उसके एक्टिव साइट पर फिट नहीं बैठेगा वो उसको कैटेलाइज नहीं करेगा। यानी कि शेप एंड साइज ये दोनों मैटर करता है कैटेलिटिक रिएक्शन के लिए। और ये हर जगह पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अब आपको केमिस्ट्री में आप कैटेलाइज होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करेगा कि आप मेरे एक्टिव साइट पर फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। हमने आपको बताया कि आप ये काम कर लोगे, तो अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अनुसार से जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आ करके तुम यहाँ जुड़ो, इस तरह का तुम्हारा शेप होना चाहिए। अब आप इस तरीके का शेप लेकर के आए हैं तो हाँ, ये रिएक्टेंट कैटेलाइज कर सकता है क्या इस रिएक्टेंट को? ये कैटलिस्ट इसे कैटेलाइज नहीं कर सकता है क्योंकि इसके एक्टिव साइट पर ये फिट नहीं बैठ रहा है। वही जो फिट बैठेगा इसके एक्टिव साइट पर वही कैटेलाइज हो पाएगा। इसे शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस कहा जाता है। इसके बाद का टॉपिक आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, जिन्हें एंजाइम कैटालिसिस कहा जाता है। तो जल्दी से ये डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो, रफ डायग्राम बनाओ, उसके बाद या स्टेटमेंट लिखवा दें। डायग्राम बना लेना, बोर्ड वर्क तो सेंड कर ही देंगे। देखो टाइम हो गया है, फिर पेरेंट्स वगैरह खोजेंगे। एक साथ में लिखो, ऐसे हेडिंग डालो, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। हेडिंग डालो ऐसे जो हम बोल रहे हैं वो, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट लिखिए इसमें। A catalyst can increases the rate of reaction. A catalyst can increases the rate of reaction. It is called activity of the catalyst. It is called activity of the catalyst. Activity of the catalyst. Paragraph change. A catalyst not only affect the rate of reaction, but it also decide the nature of product, formed during reaction. It is called selectivity. Of the catalyst. अब ये 2 लाइन जगह छोड़ दीजिएगा इसके लिए, इक्वेशन लिखने के लिए। हेडिंग डालो, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। लिखिए इसके बारे में। The catalytic reaction
which depends on the shape and size, which depends on the shape and size of reactant and the active site of catalyst is called shape selective catalysis. Paragraph change. Zeolite, ZEOLITE, zeolite is an example of shape selective catalyst. It has hexagonal honeycomb like structure. And it can catalyze only those reactant which can fit into its active site. यहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ डायग्राम इंजाइम का जब कैटालिटिक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ना तो वहां पर आएगा, तो उस जगह पर भी बना सकते। तो आज यहाँ तक, बाकी अब अगले क्लास में इंजाइम्स और इमल्सन, ये दो टॉपिक है, छोटा है, वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर